Assalamualaikum everyone. Let's start our today's discussion, beta. Inshallah, today we will complete our December 2020 paper. I hope you all remember, beta. Previous two sessions में हमने first question किया था, याद करें. What was our first question? हमने पहला जो सवाल किया था, question number 1, that was Lammer and Rap Limited. याद करें बेटा. We did this first question. And then बेटा second question जो हमने previous class में किया था, that was Freya. याद करें बेटा. And then previous class में बेटा हमने question number 3 भी almost जो major हिस्सा था उसका, एमिलिया, वो भी कर लिया था. याद करें बेटा. एमिलिया की जो लॉस वाली रिक्वायरमेंट थी बेटा, वो हम कर चुके थे, which was the major requirement. I hope you all remember. बेटा आज हम लोग बात को आगे बढ़ा रहे हैं बेटा. टुडे वी हैव पार्ट बी एंड पार्ट सी ऑफ दिस क्वेश्चन एंड वन लास्ट क्वेश्चन बेटा, जिसके बाद हमारा पहला एग्जाम पेपर दिसंबर 2020 का कंप्लीट हो जाएगा. बेटा मैंने आप लोगों को कहा है कि हम लोग पेपर्स करते रहेंगे, कोशिश करेंगे कि हम 5-6 पेपर्स कंप्लीट करें आप लोग मेरे साथ. बेटा जब आप मेरे साथ करोगे, विद पैसेज ऑफ टाइम यू विल गेट कॉन्फिडेंस कि ओके आई एम गोइंग इन द राइट डायरेक्शन. सही. फिर बेटा उसके बाद आप लोग खुद से भी करना शुरू हो जाओगे सॉफ्टवेयर पर. बट बेटा देखिए, याद रखिएगा, जब तक आप खुद से नहीं करोगे आपको ग्रिप नहीं आएगी बेटा. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने क्वेश्चंस खुद से भी करने हैं. ओके. आइए जरा बेटा, लेट्स लुक एट रिक्वायरमेंट बी. आइए जरा बेटा, रिक्वायरमेंट बी क्या है बेटा? रिक्वायरमेंट ए जो लॉसेस की रिक्वायरमेंट थी वो हमने कर ली थी लास्ट टाइम बेटा. रिक्वायरमेंट बी की तरफ बेटा आज बढ़ रहे हैं. एक्सप्लेन विद सपोर्टिंग कैलकुलेशन द सीजीटी एंड इनकम टैक्स implications फॉर एमिलिया of the proposed sale of warehouse 1 and the acquisition of warehouse 2 and forklift truck. आइए जरा बेटा रीड आउट करना पड़ेगा. proposed sale of warehouse 1 and then proposed purchase of warehouse 2. Let's read it. Beta, Emilia acquired warehouse 1 on 1st May 2014 for 86,000 pounds. Emilia will sell warehouse 1 on 1st May 2021 for its expected market value at that date of 118,000. AS Trading Company comprised 3 out of 4 floors of warehouse 1. The remaining floor has been rented to tenants throughout Emilia's ownership of the building. तो बेटा 3 out of 4 का मतलब है 75% बिजनेस में यूज हुआ है और जो रिमेनिंग एक फ्लोर है 25% वो रेंट आउट हुआ है. अच्छा, रेंट आउट को हम नॉन बिजनेस यूज बोलते हैं. proposed purchase of warehouse 2. Emilia will purchase this warehouse and a forklift truck for use in the warehouse on 1st March 2021. बेटा मई 21 में हमने सेल किया है. बेटा इफ यू लुक एट इट, मई 21 में हमने वेयरहाउस 1 सेल किया है और हम लोग री इन्वेस्ट कर रहे हैं मार्च 2021 में. बेटा यू ऑल नो कि रोल ओवर रिलीफ डेफरल के लिए आपके पास टाइम होता है 12 महीने पहले और 36 मंथ्स बाद तक का. Emilia will pay 83,000 for warehouse 2 and will pay 23,000 for forklift truck. Emilia will start to use the warehouse 2, the whole of the warehouse 2 in her business from 1st May 2021. बेटा इसके अलावा वेयरहाउस से रिलेटेड कोई डिटेल नहीं है. बेटा प्लीज कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा. बेटा एक्सप्लेन विद सपोर्टिंग कैलकुलेशन द सीजीटी एंड इनकम टैक्स implications फॉर एमिलिया. बेटा अब हम सबसे पहले एक काम करते हैं कि जो उसने वेयरहाउस 1 सेल किया है, बेटा हम सबसे पहले एक काम करते हैं, जो उसने वेयरहाउस 1 सेल किया है हम उस पर वर्किंग कर लेते हैं. बेटा हम सबसे पहले एक काम कर लेते हैं कि जो उसने वेयरहाउस 1 सेल किया है हम उस पर काम कर लेते हैं. सेल ऑफ वेयरहाउस 1.
सही बेटा। बिजनेस यूज, बीपी, बिजनेस यूज की डिस्पोजल प्रोसीड और बिजनेस यूज की कॉस्ट। बेटा फिर उसके बाद नॉन बिजनेस यूज की डिस्पोजल प्रोसीड और नॉन बिजनेस यूज की कॉस्ट। देखो बेटा हम स्प्लिट करेंगे, सही है बेटा। देखें जरा गौर से, बेटा बिजनेस यूज कितने परसेंट है? 75% है। बिजनेस यूज कितने परसेंट है बेटा? 75% है। याद करें बेटा, बेटा प्लीज थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे तो आसानी रहेगी बेटा। और नॉन बिजनेस यूज कितने परसेंट है बेटा? 25% है। आइए जरा बेटा, 3 out of 4 floors were used in business, okay, which represents 75% business use. 1 floor out of 4 floors was rented out, which represents 25% non-business use. ओके बेटा। अच्छा आइए जरा बेटा, डिस्पोजल प्रोसीड कितनी है बेटा? 118,000। आइए जरा बेटा, 118,000 की डिस्पोजल प्रोसीड है, तो बेटा 118,000 का 75% कितना हो जाएगा? 88,500। ओके बेटा। बेटा 118,000 की डिस्पोजल प्रोसीड है बेटा। आपने कितने परसेंट बेटा बिजनेस यूज है बेटा? 75%। तो ये कितना आ गया बेटा? 88,500। अच्छा बेटा कॉस्ट कितनी आ गई? 64,500। बिजनेस यूज चार्जेबल गेन कितना आ गया? बेटा ये बन गया 24,000। अच्छा बेटा नॉन बिजनेस यूज में कोई बच्चा बताएगा? नॉन बिजनेस यूज में क्या आ जाएगा बेटा? 25% हो गया, 29,500। और इधर कितनी कॉस्ट हो गई बेटा? बेटा आपने खरीदा था 86,000 का, 21,500। बेटा यहां नॉन बिजनेस यूज चार्जेबल गेन कितना आ गया बेटा? पेशेंस रखिएगा बेटा। देखिए मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूं कि बेटा जो अप्रोच से आप लोग क्लास में पढ़ते हो उसी अप्रोच से बेटा क्वेश्चन को सॉल्व किया करो। ध्यान हो गया बेटा? ये हमारे दोनों के चार्जेबल गेन आ गए। अच्छा सही है बेटा। अब आ जाइए बेटा, बेटा प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ वेयर हाउस 1 वर reinvested in warehouse 2 and forklift truck within qualifying period। बेटा थोड़ा सा पेशेंस से सुनिएगा बेटा। proceeds from sale of warehouse 1 were reinvested in warehouse 2 and forklift truck within qualifying period। Now beta qualifying period includes 12 months before and 36 months after disposal period। बेटा क्वालिफाइंग पीरियड में क्या क्या आ जाता है? 12 महीने पहले और 36 मंथ्स बाद तक का अरसा। नाउ बेटा वेयर हाउस 1 was sold on 1st May 2021, whereas reinvestment was made
ऑन, बेटा वेयर हाउस 1 कब बेचा है आपने? 1 मई 2021 में, और री इन्वेस्टमेंट कब करिए? मार्च 2021 में। Warehouse 1 was sold on 1st May 2021, whereas reinvestment was made on 1st March 2021, which lies within 12 months before disposal date. बेटा देखो, आंसर स्टेप बाय स्टेप डेवलप किया जाता है, भागा नहीं जाता। गेन को बिजनेस और नॉन बिजनेस में स्प्लिट किया, फिर आप आ गए कि भाई डेफरल की तरफ जा सकते हैं। ओके, नाउ बेटा एज री इन्वेस्टमेंट वॉज मेड विद इन क्वालिफाइंग पीरियड, रोल ओवर रिलीफ कैन बी क्लेम्ड ऑन बिजनेस यूज पोर्शन। बेटा जो रोल ओवर रिलीफ है वो सिर्फ बिजनेस यूज पोर्शन पर मिल सकता है। नाउ री इन्वेस्टमेंट in warehouse 2 will qualify for rollover relief. However, reinvestment in forklift truck will not qualify for rollover relief as it is a depreciating asset. On forklift truck, gain can be deferred through holdover relief. बेटा देखें, वेयर हाउस 1 का गेन वेयर हाउस 2 में रोल ओवर के जरिए जाएगा, और फोर्कलिफ्ट ट्रक के अंदर होल्ड ओवर के जरिए जाएगा। होल्ड ओवर रिलीफ में क्या होता है बेटा? गेन फ्रीज हो जाता है। रोल ओवर में वो बेस कॉस्ट को रिड्यूस करता है। बेटा रोल ओवर में वो बेस कॉस्ट को फ्रीज रिड्यूस करता है रोल ओवर में। होल्ड ओवर में गेन फ्रीज हो जाता है, और फिर फ्रोजन गेन डिस्पोजल पर चार्ज होता है। मैं फिर दोहराता हूं बेटा, वेयर हाउस 1 का गेन वेयर हाउस 2 में रोल ओवर रिलीफ के जरिए चला जाएगा, लेकिन फोर्कलिफ्ट ट्रक में रोल ओवर के जरिए नहीं जाएगा, होल्ड ओवर के जरिए जाएगा, क्योंकि फोर्कलिफ्ट ट्रक में वो गेन फ्रीज होगा। बेटा फोर्कलिफ्ट ट्रक के अंदर वो गेन क्या होगा? फ्रीज हो जाएगा। अब आइए जरा बेटा, बिजनेस यूज पोर्शन प्रोसीड्स कितनी आई है बेटा? बिजनेस यूज पोर्शन प्रोसीड्स फ्रॉम वेयरहाउस 1। बेटा बिजनेस यूज प्रोसीड्स फ्रॉम वेयरहाउस 1 आई है 88,500। री इन्वेस्टमेंट इन वेयरहाउस 2, बेटा वेयरहाउस 2 में आपने कितने री इन्वेस्ट किए? 83,000 पाउंड। वेयरहाउस 2 में आपने कितने री इन्वेस्ट किए? 83,000 पाउंड। तो आपके पास कैश इन हैंड बच गया 5,500 का। बेटा आपके पास कैश इन हैंड बच गया 5,500 का। ओके बेटा, बेटा दिस कैश इन हैंड of 5,500 will get chargeable after claiming rollover relief, as it is lower of gain of 24,000 and cash in hand of 5,500। बेटा पेशेंस के साथ बात सुनोगे समझ आएगी। बेटा बिजनेस यूज पोर्शन में आप हिट करोगे रोल ओवर रिलीफ, तो आपके पास आ जाएगा चार्जेबल नाउ 5,500 का। तो रोल ओवर रिलीफ कितने का बना बेटा? 18,000 और 500 का।
बैलेंसिंग फिगर। सही बेटा। अब बेटा remaining cash in hand, will get deferred through investment in forklift truck. However, this deferral will be through holdover relief. Beta, cash in hand after investment in warehouse 2 कितना था? Was 5,500, and investment in forklift truck is 23,000. Cash in hand will fall to 0. Therefore, whole remaining gain will get deferred. बेटा मैं रिपीट करूंगा, आप लोगों की कंसंट्रेशन चाहिए होगी, परेशान नहीं हो जाइएगा, मैं बातें दोहराता हूं। बेटा अब आप यहां से हिट करोगे होल्ड ओवर रिलीफ, तो अब आपके पास बेटा चार्जेबल नाउ क्या हो जाएगा? 0। अच्छा, जो नॉन बिजनेस यूज वाला पोर्शन है उसके अंदर कोई डेफरल नहीं है। नॉन बिजनेस वाला पूरा का पूरा बेटा चार्जेबल गेन बनेगा। बेटा मैं रिपीट करूंगा, थोड़ा सा बेटा आप लोग मेरे साथ कनेक्टेड रहिएगा तो आपको बात समझ आएगी। बेटा सबसे पहले मैंने क्या किया? बेटा मैंने वेयर हाउस 1 की सेल को 2 हिस्सों में तोड़ दिया, बिजनेस यूज और नॉन बिजनेस यूज। बेटा बिजनेस यूज वॉज 75%, बेटा बिजनेस यूज वॉज 75%, नॉन बिजनेस यूज वॉज 25%। बेटा बिजनेस यूज पर डेफरल है, नॉन बिजनेस पर नहीं है। बेटा बिजनेस यूज पर डेफरल मिलता है, नॉन बिजनेस पर नहीं मिलता। 3 out of 4 floors were used in business, which represent 75%. 1 floor was rented out. Proceed from sale of warehouse 1 were reinvested in warehouse 2 and forklift truck within qualifying period. Qualifying period include 12 months before and 36 months after the disposal date. Warehouse 1 was sold on 1st May 21, whereas investment was made in March 21, which lies within 12 months before. अब बेटा क्वालिफाइंग पीरियड में इन्वेस्टमेंट हुई है तो रोल ओवर रिलीफ क्लेम हो सकता है। Reinvestment in warehouse 2 will qualify for rollover relief. However, reinvestment in forklift truck will not qualify for rollover. बेटा अगर मैं आप लोगों को याद दिलाऊं, बेटा डेप्रीशिएटिंग एसेट्स में हम रोल ओवर रिलीफ नहीं लेते। बेटा डेप्रीशिएटिंग एसेट्स के अंदर हम क्या नहीं लेते? बेटा हम रोल ओवर नहीं लेते, क्योंकि डेप्रीशिएटिंग एसेट पर कैपिटल अलाउंस का मसला होता है। बेटा वेयर हाउस 2 पर हमने रोल ओवर हिट कर लिया, बेटा 24,000 का चार्जेबल गेन था, बेटा 24,000 का बेटा चार्जेबल गेन था, बेटा 24,000 का चार्जेबल गेन था। 5,500 का कैश इन हैंड है, तो बेटा 5,500 चार्जेबल नाउ हो गए। बेटा रोल ओवर इज द बैलेंसिंग फिगर नाउ। बेटा रिमेनिंग गेन को आपने होल्ड ओवर के जरिए डेफर करवाया। Remaining cash in hand will get deferred through investment in forklift truck. However, this deferral will be through holdover relief. बेटा आप लोगों को याद होगा होल्ड ओवर में गेन फ्रीज करवाया जाता है। ओके बेटा। बेटा आपके पास रिमेनिंग कैश इन हैंड 5,500, 5,500 बचा है। बेटा आपके पास रिमेनिंग कैश इन हैंड 5,500 बचा है और आपने फोर्कलिफ्ट ट्रक में 23,000 री इन्वेस्ट कर दिए, तो कैश इन हैंड फॉल होकर 0 पर आ जाएगा। सही है
बेटा देखो उसने क्या कहा था, एक्सप्लेन विद सपोर्टिंग कैलकुलेशन द सीजीटी implication for Emilia of the proposed sale of warehouse 1 and the acquisition of warehouse 2 and forklift truck. बेटा वेयरहाउस 2 के अंदर गेन जाकर डेफर हो जाएगा और फोर्कलिफ्ट ट्रक वाला जो गेन है वो फ्रीज हो जाएगा। सही है बेटा। बेटा ऑन फोर्कलिफ्ट ट्रक capital allowances will be available in income tax return, क्योंकि इसने यहां पर बोला है ना कि आप सीजीटी के साथ साथ इनकम टैक्स इंप्लीकेशन भी बता दो, तो आपने बता दिया कि भाई उस पर कैपिटल अलाउंस मिल जाएगा। देखो बेटा मैं रिपीट करता हूं, अपेरेंटली ये इजी डिस्कशन है। बेटा आपने वेयरहाउस 1 सेल किया, बेटा आपने वेयरहाउस 1 सेल किया, बिजनेस यूज नॉन बिजनेस यूज अलग कर लिया। वेयरहाउस 2 के अंदर आपने रोल ओवर लेकर गेन डेफर करवाया। वेयरहाउस 2 के अंदर आपने रोल ओवर लेकर गेन डेफर करवाया। देखो बेटा एक बात याद रखिएगा, वेयरहाउस 2 के अंदर आप रोल ओवर ले सकते हो, लेकिन फोर्कलिफ्ट ट्रक में आप रोल ओवर नहीं ले सकते। डेप्रीशिएटिंग एसेट है, होल्ड ओवर रिलीफ लेना पड़ेगा। ओके बेटा। बेटा बिजनेस यूज प्रोसीड जो आपने ये निकाली थी वो उठाई। वेयरहाउस 2 में आपने 83,000 री इन्वेस्ट किए, कैश इन हैंड आ गया 5,500। ओके बेटा, ये कैश इन हैंड चार्जेबल ना हो गया, 18,500 रोल ओवर हो गए। बेटा बाकी जो रिमेनिंग गेन है वो फोर्कलिफ्ट ट्रक के जरिए डेफर हो जाएगा। सर क्या हम बेस कॉस्ट निकालकर शो करें? बेटा कर सकते हो, बट ऑलरेडी आंसर मार्क्स को जस्टिफाई करता है, लेकिन अगर आप चाहो तो आप कर सकते हो। बेटा आपने 6 मार्क्स के लिए सफिशिएंट वर्किंग कर दी है, लेकिन अगर आप बेस कॉस्ट निकाल के दिखा दो वेयर हाउस 2 की कि भाई आपने वेयर हाउस 2 83,000 का लिया है, रोल ओवर है 18,500 का, बेस कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। सही है बेटा। बेटा वेयर हाउस 2 83,000 का है, 18,500 का रोल ओवर लिया है, बेस कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। बेटा आप निकाल कर शो कर सकते हो। ओके, फोर्कलिफ्ट ट्रक की बेस कॉस्ट पर तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो बेटा देखें अगर मैं रिपीट कर दूं, वेयर हाउस 1 जो सेल हुआ है बिजनेस यूज और नॉन बिजनेस यूज अलग अलग कर दिया। बेटा बिजनेस यूज और नॉन बिजनेस यूज अलग अलग कर दिया। बिजनेस यूज वाले पोर्शन पर आप डेफरल ले सकते हो, नॉन बिजनेस यूज पर कोई डेफरल नहीं है। बेटा बिजनेस यूज के अंदर भी जो वेयर हाउस में पैसा लगाया है वो रोल ओवर से डेफर होगा, जो फोर्कलिफ्ट ट्रक में पैसा लगाया है वो रोल ओवर से डेफर नहीं हो सकता, क्योंकि फोर्कलिफ्ट ट्रक डेप्रीशिएटिंग एसेट है, उस पर हम होल्ड ओवर रिलीफ क्लेम करेंगे। होल्ड ओवर रिलीफ में गेन फ्रीज होता है। इज इट क्लियर बेटा? बोलिए। डन हो गया बेटा? फिर देखें बेटा लास्ट पार्ट इजीएस्ट। सर अगर हम होल्ड ओवर रिलीफ की मजीद डिटेलिंग दे दें कि गेन 10 साल डिस्पोजल और सीडेशन पर चार्ज होगा, बेटा बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन बेटा देखो आप मार्क्स का एक बैलेंस रखते हो, आपको टाइम मैनेजमेंट का भी तो ख्याल रखना। आप बेस कॉस्ट भी निकाल लो, आप होल्ड ओवर की डिटेलिंग भी दे दो, ज्यादा लिखने में कोई बुराई नहीं है इफ यू हैव टाइम। ओके। अच्छा एक स्टूडेंट कह रही है कि सर आपने प्रोसीड को तो 75% किया वेयर हाउस 1 की, लेकिन वेयर हाउस 2 की कॉस्ट को 75% क्यों नहीं किया? बेटा ये रीड कर लीजिएगा, इसमें आपकी चीज का जवाब मिल जाएगा। एमिलिया विल स्टार्ट टू यूज होल ऑफ द वेयर हाउस 2 इन हर बिजनेस। वेयर हाउस 2 पूरा बिजनेस में है, तो इसलिए वेयर हाउस 2 को प्रोरेट नहीं किया है बेटा।
वेयर हाउस 1 की प्रोसीड को 75% किया है, वेयर हाउस 2 को प्रोरेट नहीं करेंगे। ओके बेटा, आइए जरा पार्ट सी देखते हैं बेटा। वेरी सिंपल पार्ट, explain why Amelia can apply to voluntarily deregister for VAT on 31st December 2020. From what date her VAT registration would be cancelled and the immediate consequence of her deregistering. आइए जरा देख लेते हैं बेटा। अगर एमिलिया 31 दिसंबर 2020 पर डी रजिस्ट्रेशन के लिए जाती है, तो डी रजिस्ट्रेशन के लिए जाने का कानून ये है कि नेक्स्ट 12 मंथ की टैक्सेबल सप्लाईज डिक्लेयर करो, वो 83,000 से कम होनी चाहिए। बेटा अगर ये 31 दिसंबर 2020 पर डी रजिस्ट्रेशन के लिए जाती है, तो नेक्स्ट 12 मंथ्स की टैक्सेबल सप्लाईज देखी जाएंगी। नेक्स्ट 12 मंथ इज 2021। देखें इधर बेटा, इफ एमिलिया applies for voluntary deregistration from VAT on 31st December 2020, then she has to show that taxable supplies of next 12 months are expected to be less than 83,000 pounds. Are expected to be less than 83,000 pounds. In case of Amelia, taxable supplies of next 12 months, that is year ended 31st December 2021, are how much? अगले 12 महीने की टैक्सेबल सप्लाईज 79,000 आर 79,000 pounds. As they are less than 83,000 pounds, therefore she can apply for deregistration. पहली बात हो गई बेटा। deregistration gets valid, बेटा आप डी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करोगे, तो बेटा आप जैसी डी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करोगे, यू विल गेट डी रजिस्टर्ड फ्रॉम दैट डेट। डी रजिस्ट्रेशन गेट्स वैलिड, will get valid from 31st December 2020, the date she applies for it. फिर उसने बोला consequence. What is the immediate consequence? Immediate consequence of deregistering from VAT is that VAT gets payable on market value of all standard rated goods held on deregistration date. If VAT payable is less than 1,000 pounds, then it gets waived. बेटा इमीडिएट कॉन्सिक्वेंस ये है कि जिस दिन डी रजिस्टर होगे, उस दिन जितने भी स्टैंडर्ड रेटेड गुड्स हैं उनकी मार्केट वैल्यू के हिसाब से वैट लग जाएगा। देखो बेटा मामले को समझो, पॉइंट को समझो। टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि जब आप डी रजिस्टर हो रहे हो तो हम ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे आपने तमाम सामान बेच दिया। जितना भी आपके पास सामान पड़ा है, हम अज्यूम करेंगे सब आपने बेच दिया। तो स्टैंडर्ड रेटेड के बिकने पर 20% वैट लगता है, जीरो रेटेड और एग्जेम्प्ट के बिकने पर कोई वैट नहीं लगता।
तो जितना भी स्टैंडर्ड रेटेड सामान पड़ा है उनकी मार्केट वैल्यू पर 20% वैट लग जाएगा। उनकी मार्केट वैल्यू पर 20% क्या लग जाएगा बेटा? वैट लग जाएगा। लेकिन अगर ये वैट पेबल 1000 पाउंड से कम है तो इट गेट्स वेव्ड। बेटा मैं चाहूंगा कि आप लोग थोड़ा सा कंसंट्रेट करना। बेटा मैं ये जरूर कहूंगा कि ये सवाल इस पेपर में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था, थोड़ा सा दिमाग चलाने वाला क्वेश्चन था एज कंपेयर टू क्वेश्चन 1 and 2। एज कंपेयर टू क्वेश्चन 1 and 2 ये थोड़ा सा दिमाग चलाने वाला क्वेश्चन था। बेटा आपने सबसे पहले लॉस की वर्किंग करी, जिसके लिए आपने बेटा प्रोफॉर्मा ड्रॉ कर लिया। आपने क्या ड्रॉ कर लिया? प्रोफॉर्मा। बेटा रिलीफ ऑप्शंस लिख लिए। प्रोफॉर्मा ड्रॉ किया, ट्रेडिंग लॉस के रिलीफ ऑप्शंस लिख लिए। फिर उसने कहा कि लॉस की सेविंग्स कैलकुलेट करके दिखा दो, तो आपने हर ऑप्शन पर डिबेट करी। दिस वाज ऑब्वियसली वन ऑफ द पार्ट जिसमें डिफिकल्टी थी। रेट्स के बारे में सोचना, अलाउंस के बारे में सोचना, एग्जेम्पशन के बारे में सोचना। फिर बेटा रोल ओवर रिलीफ का मसला आया। आई पर्सनली थिंक कि ये कोई मुश्किल चीज नहीं है। अगर मैं एडवांस टैक्स लेवल पर बात करूं तो दिस वाज अ रूटीन थिंग कि एक एसेट बेचा, पैसा दूसरे एसेट में लगाया, रोल ओवर रिलीफ मिलता है, फोर्कलिफ्ट ट्रक पर होल्ड ओवर रिलीफ मिलेगा। बेटा ये कोई ऐसी मुश्किल बातें नहीं थी। फिर उसके बाद बेटा डी रजिस्ट्रेशन फ्रॉम वैट। बेटा नेक्स्ट 12 मंथ्स की टैक्सेबल सप्लाईज अगर आपकी डी रजिस्ट्रेशन लिमिट से कम हो जाती है। बेटा डी रजिस्ट्रेशन लिमिट क्या है? 83,000 पाउंड टैक्स रेट शीट में गिवन होगी। आप डी रजिस्टर हो जाओ, जितना भी स्टैंडर्ड रेटेड गुड पड़ा है उसकी वैल्यू पर वैट लग जाएगा। बेटा ये तमाम चीजें आपके पास समरी नोट्स के अंदर मौजूद हैं। बेटा आप अपने समरी नोट्स पे जाओ, अगर वैट के अंदर चले गए, ये आ गया डी रजिस्ट्रेशन। बेटा वॉलेंट्री डी रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। जितने भी स्टैंडर्ड रेटेड गुड्स पड़े बेटा, जितने भी स्टैंडर्ड रेटेड गुड्स पड़े बेटा, उनकी वैल्यू पर वैट लग जाएगा। 1000 पाउंड से कम हो वेव हो जाएगा। सिमिलरली बेटा जो आपने रोल ओवर रिलीफ की वर्किंग करी है, तो सीजीटी के अंदर चले जाओ बेटा। देखो बेटा सीजीटी में आ जाओ। सीजीटी में आ गए रोल ओवर रिलीफ। If asset is used for business, non-business, rollover will only be available on business use portion. In case of capital allowance asset, we don't go for rollover, we go for holdover. बेटा बिलीव मी, मैंने कोई टेक्निकल बात नहीं करी है बेटा। हाँ इस सवाल में जो चीज मुश्किल है आई विल एग्री बेटा, लॉसेस के अंदर आपको दिमाग चलाना था। लेकिन बेटा पूरे 100 नंबर के पेपर में 8-10 नंबर मुश्किल आएंगे भाई। आप एडवांस टैक्स का पेपर दे रहे हो बेटा। बेटा पूरे 100 नंबर के पेपर में 8-10 नंबर मुश्किल आएंगे भाई। आप ऐसा क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बिल्कुल भी मुश्किल ना आए? लेकिन आई पर्सनली बिलीव कि बेटा अगर कोई बच्चा यहाँ लॉस मेमो बनाकर करता जो मेरी फॉर्मेट है, तो वो इन 8 में 0 नहीं ला रहा, 4-5 नंबर तक वो भी चला जाएगा। मैं आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप इसको परफेक्टली करेक्ट कर लोगे। मैं बिल्कुल भी आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करता। लेकिन बेटा अगर कोई बच्चा फॉर्मेट बनाता, अप्रोच सेट करता, तो ऐसा नहीं है कि वो 0 लेकर आ रहा था, वो भी स्कोर लेता। लेकिन यस, दिस वाज वन ऑफ द रिक्वायरमेंट जो थोड़ी सी मुश्किल थी। बाकी इस सवाल का जो पार्ट बी और पार्ट सी था वो बड़ा सिंपल था। दैट वाज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। ओके बेटा,
तो देखिए बेटा, जब आप एडवांस टैक्स के पेपर में जाते हैं, बेटा जब आप एडवांस टैक्स के पेपर में जाते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं बच्चे को बोलता हूं, अपने आप को फ्रस्ट्रेट मत करना। कोई रिक्वायरमेंट नहीं आती, आपको जितना आता है आप करो, बाकी छोड़ के आगे बढ़ जाओ। जैसे बेटा एक बच्चा गया, उसको नहीं समझ आ रहा, बेटा वो फॉर्मेट तो बनाएगा, फॉर्मेट बनाएगा ये, क्योंकि मैं तो हमेशा बोलता हूँ लॉस का फॉर्मेट बनाओ। बेटा ऑप्शंस लिखने में तो कोई बड़ी बात नहीं थी, ऑप्शंस लिखेगा। बेटा पार्ट ए टू में थोड़ा बहुत तो करेगा कि भाई करंट ईयर टोटल इनकम 6,008 हो सकती है, कैरी बैक कर ले, गेन हिट कर ले, थोड़ा बहुत तो नंबर यूज करेगा बेटा। हो सकता है, मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आपके दिमाग में ये गेन की पूरी कॉम्प्लेक्स वर्किंग आ जाएगी, लेकिन बेटा टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रखो, और जितना आता है वो करो। कुछ नहीं आता, एटलीस्ट रूल लिख दो। कुछ नहीं आता, एटलीस्ट फॉर्मेट बना दो। द प्राइमरी रीजन ऑफ फेलियर इन एडवांस टैक्स एग्जाम, कि बच्चे का पेपर पूरा नहीं होता। सर मैंने 80 मार्क्स अटेम्प्ट किए, मेरे 45 मार्क्स आ गए। बेटा 20 नंबर और अटेम्प्ट कर लेते, आप पास हो जाते। तो सर कैसे अटेम्प्ट करता, टाइम ही नहीं था। बेटा क्योंकि आपने अपना टाइम उन रिक्वायरमेंट्स पर जाया किया जो आपको आती ही नहीं थी। आपको बस उन पर फॉर्मेट बनाना चाहिए था, रूल लिखना चाहिए था, और आगे बढ़ जाना चाहिए था, रादर देन वेस्टिंग योर टाइम, रादर देन वेस्टिंग योर टाइम। हाँ सर मुझे रूल्स ही नहीं आते, बेटा फिर तो आप एडवांस टैक्स के लिए प्रिपेयर्ड ही नहीं हो ना। रूल्स आने चाहिए, जो फॉर्मेट सिखाए गए वो आने चाहिए। ओके सर, अगर कोई बच्चा इस लॉस वाले पार्ट में कोई कैलकुलेशन एरर कर देता, या पर्सनल अलाउंस वाली बातें भूल जाता, लेकिन उसने रूल्स वगैरह प्रॉपर लिखे होते, बेटा 8 मार्क्स की रिक्वायरमेंट थी, ए टू, 4-5 नंबर मिलते, 4-5 नंबर मिल जाते बेटा। तभी मैंने कहा ना यार, जीरो तो नहीं आ रहा था। अगर आप थोड़ा सा अपने आप को मैनेज करते, आप 4-5 नंबर स्कोर कर लेते। बेटा फिर इसके बाद पार्ट बी और पार्ट सी तो बहुत सिंपल थे, रोल ओवर होल्ड ओवर। और पार्ट सी तो वैट की डी रजिस्ट्रेशन की, बेसिक टॉपिक था। ओके बेटा, ओके। सो बेटा लेट्स मूव टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर बेटा। दैट इज डोरियान। बेटा आइए जरा इस क्वेश्चन को रीड करते हैं बेटा। बेटा आई होप कि आप लोगों को बेटा चीजें समझ आ रही हैं भाई। सही है बेटा। देखिए बेटा हम पेपर्स करते जाएंगे, ये पहला पेपर है December 20, करते जाएंगे बेटा डेली, डेली एग्जाम तक इसी तरह चलते रहेंगे, करते रहेंगे, पेपर करते रहेंगे, ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। दिन के वक्त आप लोग अपने रिवीजन करो, अपनी पढ़ाई करो, और शाम में आप मेरे साथ ये सेशन लेते रहो, आपका ऑटोमेटिक कोर्स रिवाइज हो रहा है। ओके बेटा, आइए जरा। You have been asked to provide advice to Dorian, the managing director of Top Limited, in relation to Top Limited status as a closed company, the company's provision of employment benefit to Dorian, and the late filing of the company's corporation tax return. सही है बेटा। The following exhibits available on the left hand side of the screen provides information relevant to the question. Number one, Dorian and Top Limited. The information should be used to answer the requirements within your chosen response options. आइए जरा। Top Limited is a UK resident trading company and is also a closed company. Has 6 directors, Dorian and 5 other unrelated individuals.
prepares accounts to 30th April each year, always pays all amounts to HMRC by the due date, is not a large company for the purpose of being required to pay its corporation tax liability in installments. Top Limited shareholders. The shares in Top Limited are held as follows. Dorian 5%, the other 5 directors 25%. बेटा क्लोज कंपनी की डेफिनेशन क्या होती है? कंपनी विच इज कंट्रोल्ड बाय 5 और फ्यूअर शेयरहोल्डर्स. बेटा कंपनी विच इज कंट्रोल्ड बाय 5 और फ्यूअर शेयरहोल्डर्स और बाय एनी नंबर ऑफ डायरेक्टर्स. याद आ रहा है? 5 और फ्यूअर शेयरहोल्डर्स और बाय एनी नंबर ऑफ डायरेक्टर्स. बेटा क्लोज कंपनी आ जाओ बेटा, देखो समरी नोट्स पर. ये देखो बेटा क्लोज कंपनी का मसला आ रहा है. कॉर्पोरेशन टैक्स में आ गए, ये आ गई क्लोज कंपनी. लो भाई, बाय 5 और लेस शेयर होल्डर्स और बाय डायरेक्टर्स. अच्छा बेटा डायरेक्टर्स में 5 की शर्त नहीं है. बेटा डायरेक्टर्स में 5 की शर्त नहीं है. 5 और फ्यूअर शेयर होल्डर्स और बाय एनी नंबर ऑफ डायरेक्टर्स. यहां एनी नंबर ऑफ डायरेक्टर्स लिख लोगे तो और क्लैरिटी आ जाएगी. आप लोगों के रजिस्टर में एनी नंबर ऑफ डायरेक्टर ही लिखा हुआ है. ओके बेटा, और बाय एनी नंबर ऑफ डायरेक्टर्स. देखें इधर बेटा, डोरियान भी डायरेक्टर है और 5 डायरेक्टर और हैं. तो बेटा इन 6 डायरेक्टर्स के पास 30% बना. सर इन 6 डायरेक्टर्स के पास तो 30% बना. कंट्रोल के लिए तो 50% प्लस चाहिए. अच्छा बेसिल, डोरियान फादर हैं, उनके पास 23% है और कुछ अदर अनरिलेटेड शेयर होल्डर हैं 2% वाले. तो सर ये कंपनी क्लोज कंपनी तो बनी नहीं रही. बेटा 5 और फ्यूअर शेयर होल्डर्स और बाय एनी नंबर ऑफ डायरेक्टर्स. या तो 5 शेयर होल्डर या एनी नंबर ऑफ डायरेक्टर. बेटा अगर इधर में कोई भी 5 शेयर होल्डर उठा लूं, बेटा अगर इधर में कोई भी 5 शेयर होल्डर उठा लूं, तो बेटा द अदर 5 डायरेक्टर हर किसी के पास 5% है. बेटा एक बैसिल को उठा लो, एक डोरियान को उठा लो, 2 हो गए. तो 23 और 5 28 हो गए. फिर अदर 5 डायरेक्टर्स में से 3 उठा लो, तो 5 5 5. तो 23 और 5 28, 5 33 38 और 43. सर अगर मैं 5 शेयर होल्डर उठाऊं तो ये कंपनी क्लोज नहीं है. अगर मैं एनी नंबर ऑफ डायरेक्टर उठाऊं तो बेटा डायरेक्टर्स की होल्डिंग 30 बनती है. लेकिन बेटा टैक्स डिपार्टमेंट एक कॉन्सेप्ट और अलाउ करता है, छोटा सा पॉइंट है कि आपकी शेयर होल्डिंग के साथ आपके एसोसिएट्स की शेयर होल्डिंग भी कंसिडर होती है. आपकी शेयर होल्डिंग के अंदर आपके एसोसिएट्स की शेयर होल्डिंग भी इंक्लूड हो सकती है. एसोसिएट्स में कौन कौन आ जाते हैं? बेटा एसोसिएट्स में आपके पेरेंट्स आ सकते हैं, आपके चिल्ड्रन आ सकते हैं, आपके सिबलिंग्स आ सकते हैं, आपके बिजनेस पार्टनर आ सकते हैं. बेटा ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, गौर से सुन लीजिए. बेटा आपकी शेयर होल्डिंग के अंदर आपके एसोसिएट्स की शेयर होल्डिंग भी इंक्लूड हो सकती है. आपके एसोसिएट्स में कौन कौन आ जाते हैं? आपके पेरेंट्स, आपके चिल्ड्रन, आपके सिबलिंग्स, आपके स्पाउस, आपका बिजनेस पार्टनर, इन्हें आपके एसोसिएट बोला जाता है. यानी हम डोरियान के साथ साथ उसके फादर को उसी के साथ कंसिडर कर सकते हैं. बेटा मैं फिर रिपीट करूंगा, गौर से सुनिएगा. क्लोज कंपनी इवैल्यूएशन में आपकी शेयर होल्डिंग के अंदर आपके एसोसिएट्स की शेयर होल्डिंग भी इंक्लूड हो सकती है.
आपके एसोसिएट कौन है? आपकी फैमिली, आपके बच्चे हो गए, आपके पेरेंट्स हो गए, आपके भाई बहन हो गए, आपके स्पाउस हो गए, आपके बिजनेस पार्टनर हो गए, आपके जो फैमिली है वो आपके साथ कंसिडर हो जाती है। तो बेटा अगर इधर मैं डायरेक्टर्स उठा लूं, डोरियान भी डायरेक्टर है और ये 5 लोग भी डायरेक्टर हैं, तो ये बना 30। अच्छा, डायरेक्टर्स में कोई शर्त नहीं है, डायरेक्टर्स में हद है एनी नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। बेटा डोरियान के साथ उसके फादर भी इंक्लूड हो जाएंगे क्योंकि वो डोरियान के एसोसिएट है, क्योंकि वो डोरियान के एसोसिएट है। बेटा ये रिक्वायरमेंट आप अगर देखोगे तो ये इसने यहां एक रिक्वायरमेंट आपसे पूछी है, एक्सप्लेन व्हाई टॉप लिमिटेड इज क्लासिफाइड एज क्लोथ कंपनी। 4 मार्क्स के लिए पूछा है। बेटा क्योंकि ये मैं आपको एक्सप्लेन कर ही रहा हूं, तो बेटा मैं चाहूंगा कि मैं आपको साथ साथ लिखवा दूं ताकि आप लोगों को रूल याद हो जाए, ताकि आप लोगों को रूल याद हो जाए। सुनिएगा गौर से बेटा, कंसंट्रेशन चाहिए होगी, प्लीज पेशेंस से सुनिएगा बात को। टॉप लिमिटेड a company is regarded as closed company if it is controlled। कंट्रोल्ड का मतलब क्या है? ओनरशिप ऑफ 50% of more than 50% शेयर्स if it is controlled by, गौर से सुनिएगा बेटा, by 5 or fewer shareholders or by any number of directors। बेटा मैं चाहूंगा कि आप लोग मेरी बात को थोड़ा सा पेशेंस से सुनिएगा। इधर वर्ड एंड यूज नहीं हुआ है, और यूज हुआ है। या तो 5 शेयर होल्डर उठा लो या एनी नंबर ऑफ डायरेक्टर्स उठा लो, एनी नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। सही। बेटा अगर डायरेक्टर्स कंट्रोल कर रहे हैं तो उनमें कोई शर्त नहीं है। इन केस ऑफ टॉप लिमिटेड 6 directors, 6 directors, which include Dorian and other 5 directors, have combined shareholding of 30%। बेटा इधर पढ़ो प्लीज, गौर से सुनो। डोरियान के 5 और अदर 5 डायरेक्टर्स के 25, 30 हो गए, have combined shareholding of 30%। However, in Dorian shareholding, his father Basil shares will also be included as father is an associated person. Considering Dorian's father shareholding with Dorian, combined shareholding of all 6 directors will become 53%, will become 53%. It is sufficient to exercise control. Therefore, Top Limited will be regarded as closed company। अच्छा बेटा ये मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूं, एसोसिएटेड पर्संस में कौन कौन आ जाता है? पेरेंट्स, चिल्ड्रन, सिबलिंग्स, स्पाउस, बिजनेस पार्टनर। बेटा ये आपके एसोसिएटेड पर्सन होते हैं, इनकी शेयर होल्डिंग आपके साथ कंसिडर होती है। बेटा मैं रिपीट करूंगा, गौर से सुनिएगा।
देखिए बेटा, मैं हमेशा स्टूडेंट्स को एक बात बोलता हूं कि बेटा जब आप पास्ट पेपर करते हो ना तो आपको बहुत सारी छोटी छोटी चीजों पर क्लैरिटी आती है, क्योंकि यार ये चीज ऐसे कर सकता था मैं। और खास तौर पर जब आप अटेम्प्ट वाइज पेपर करोगे तो आपका एक्सपोजर और ज्यादा क्लियर होगा। A company is regarded as closed company if it is controlled by if it is controlled by if it is controlled by 5 or fewer shareholders or any number of directors। बेटा अगर डायरेक्टर्स कंट्रोल कर रहे हैं तो कोई हद नहीं है नंबर की। बेटा अगर डायरेक्टर्स 10 भी हैं तो भी चल जाएगा। बेटा अगर डायरेक्टर्स 10 भी हो तो भी चल जाएंगे, 20 हो तो भी चल जाएंगे, अगर डायरेक्टर्स कंट्रोल कर रहे हैं। अच्छा बेटा देखो, यहां कंट्रोल शेयर होल्डिंग से आता है, याद रखना। कंट्रोल ये नहीं होता कि सर डायरेक्टर ही तो कंपनी चला रहा है, कंट्रोल शेयर होल्डिंग से आता है। In case of Top Limited, 6 directors, which include Dorian and 5 directors, have combined shareholding of 30%. However, in Dorian shareholding is father. Basil shares will also be included, as father is an associated person. बेटा इसके फादर बेसिल की ओनरशिप 23 है ना बेटा, वो भी आप इंक्लूड करोगे। सही है बेटा। कंसिडरिंग डोरियंस फादर शेयर होल्डिंग विद डोरियन, combined shareholding of all 6 directors will become 53%. It is sufficient to exercise control. Therefore, Top Limited will be regarded as closed company. Associated person में parents, children, siblings, spouse, business partner, ये तमाम लोग आ जाते हैं। Is it clear बेटा? बेटा मैं फिर दोहरा देता हूं, कंपनी क्लोज कंपनी कब होती है? बेटा कंपनी क्लोज कंपनी कब होती है? जब उसे 5 या 5 से कम शेयर होल्डर कंट्रोल कर रहे हो, या एनी नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कंट्रोल कर रहे हैं। बेटा डायरेक्टर्स के अंदर नंबर की हद नहीं है। अच्छा बेटा, डायरेक्टर्स कंट्रोल शेयर होल्डिंग के जरिए ही करते हैं कि उनके पास शेयर होल्डिंग होनी चाहिए, लेकिन डायरेक्टर्स में नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की हद नहीं है। टॉप लिमिटेड को 6 डायरेक्टर्स कंट्रोल कर रहे हैं, तो सर 6 क्यों, 5 लेते हैं। बेटा डायरेक्टर्स में नंबर की हद नहीं है, लेकिन सर 6। बेटा टॉप लिमिटेड के अंदर 6 डायरेक्टर हैं, डोरियन एंड 5 अदर इंडिविजुअल। डोरियन के 5% है और अदर 5 के 25 बनते हैं, हर के पास 5% है, तो सर ये तो 30% बना। लेकिन डोरियन की शेयर होल्डिंग में उसकी एसोसिएटेड पर्सन, उसकी फैमिली भी इंक्लूड होगी, और उसकी फैमिली में उसके फादर बेसिल मौजूद है जिनके पास 23% ओनरशिप है। तो 30 में जब 23 जोड़ूंगा, कंसिडरिंग डोरियंस फादर शेयर होल्डिंग ऑफ 23% with Dorian, combined shareholding of all 6 directors will become 53%. Is it clear बेटा? बोलिए, डन है बेटा? आइए जरा आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे पढ़ें। Dorian has an annual salary of 78,000 pounds from Top Limited. Dorian was provided with an interest-free loan of 7,500 from Top Limited on 6 April 2019. Notional tax, अच्छा बेटा notional tax से मुराद डिपॉजिट होती है, on this loan was payable on this loan by Top Limited. Dorian is due to repay his loan on 30th June 2022, but may repay it earlier on 30th April 2022. Dorian has no other income. Dorian works full time at Top Limited office in London.
ओके बेटा, डोरियान बेटा कंपनी के लंदन ऑफिस में काम करता है। बेटा देखो बेटा, एक मिनट, जो नोशनल टैक्स है वो पे हो चुका था, जो 32.5% का डिपॉजिट जाता है। बेटा अगर मैं आपको याद दिला दूं, अगर क्लोज कंपनी अपने शेयर होल्डर को लोन दे, बेटा अगर क्लोज कंपनी अपने शेयर होल्डर को लोन दे तो उस पर 32.5% का डिपॉजिट लगता है। अच्छा, डोरियान की शेयर होल्डिंग खुद तो 5 है, लेकिन इसके वालिद जो इसके एसोसिएटेड पर्सन है, फादर, उसे मिलाकर एक्सीड हो रही है 5 + 23। डोरियान की शेयर होल्डिंग 28 कंसिडर की जाएगी। डोरियान की शेयर होल्डिंग 28 कंसिडर की जाएगी। सर ये क्यों बोला जा रहा है? बेटा क्योंकि डिपॉजिट नहीं लगता जिनकी होल्डिंग 5% हो और वो इंप्लॉई हो। याद करो बेटा, ये देखो बेटा, चार्ज ऑफ 32% विल नॉट अप्लाई if shareholder is an employee, holds 5% or less shares and loan is of less than 15,000। बेटा अब एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर रहा है, लोन 7500 है, 15,000 से कम है, डोरियान की शेयर होल्डिंग भी 5 है और वो इंप्लॉई भी है, तो आप बोलोगे कि यार डिपॉजिट लगाई क्यों था? बेटा मैं थोड़ा सा रिपीट करूंगा, गौर से सुनिएगा प्लीज। बेटा टोप लिमिटेड क्लोज कंपनी है, सुनो बेटा, टोप लिमिटेड एक क्लोज कंपनी है। बेटा क्लोज कंपनी अपने शेयर होल्डर को लोन दे रही है, तो 32.5% डिपॉजिट जाता है, जिसे नोशनल टैक्स बोला इसने। यहां ये देखो, पढ़ लो, if close company gives loan to its shareholder, then 32.5% deposit applies on amount of outstanding loan। बेटा 32.5% का डिपॉजिट लगता है। बेटा 32.5% का डिपॉजिट लगता है बेटा। बेटा 32.5% का डिपॉजिट लगता है, याद है? सही। अब देखो इधर बेटा, 7500 का लोन दिया गया जब डोरियान को, तो उस पर 32.5% का डिपॉजिट लगा होगा जो पे भी हुआ है। अच्छा, अब बच्चा बोलेगा सर वो माफ क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अगर ये कंडीशंस मीट हो जाए तो माफ हो जाता है। बेटा डोरियान की खुद की शेयर होल्डिंग 5 है, लेकिन जब मैं उसके फादर को ऐड करता हूं तो वो एक्सीड कर जाएगी। होल्डिंग की वजह से उसे एग्जेम्पशन नहीं मिली है। ओके, अब मसला क्या है इधर, ये देखो, is due to repay the loan on 30th June 22 but may repay it earlier on 30th April 22। अब रिक्वायरमेंट को पढ़ना बेटा, explain with supporting calculation the tax implication for both Dorian and Top Limited if Dorian repays the 7500 loan on 30th April 22 rather than on 30th June 22। बेटा अगर वो लोन जल्दी रीपे कर दे तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? बेटा अगर वो लोन जल्दी रीपे कर दे तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? यार बच्चे ने कहा कि लोन रीपे करने से डिपॉजिट तो वापस मिल जाएगा। बेटा लोन रीपे करोगे, बेसिकली सिचुएशन क्या होती है कि जैसे ही आप लोन रीपे करते हो, डिपॉजिट जो नोशनल टैक्स है वापस आ जाता है। बेटा मैं चाहूंगा थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करें। बेटा वेन एवर, थोड़ा सा बेटा कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा, वेन एवर डोरियान will repay the loan, notional tax of 32.5% paid by Top Limited will get refunded। बेटा जब भी लोन रीपे हो जाए, थोड़ा सा गौर से बेटा प्लीज, मैं चाहूंगा कॉन्सेंट्रेट करना है,
whenever Dorian will repay the loan, जब भी रीपे कर दे, नोशनल टैक्स विल गेट रिफंडेड. देखो बेटा इधर पढ़ो. The deposit is refunded when loan is repaid or is written off. लोन रीपे हो गया, कंपनी को उसका डिपॉजिट वापस मिल जाता था. सर मैं ये कॉन्सेप्ट ही भूल गया हूं, क्या करूं? बेटा फिर आपको क्लोज कंपनी का जाकर लेक्चर रिवाइज करना पड़ेगा. कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए बेटा. क्लोज कंपनी अगर अपने शेयर होल्डर को लोन दे रही है, बेटा क्लोज कंपनी अगर अपने शेयर होल्डर को क्या दे रही है, लोन दे रही है, तो आउटस्टैंडिंग लोन पर वो 32.5% का डिपॉजिट देती है. क्योंकि इसमें याद करो एक प्लानिंग होती थी कि लोन देकर छोड़ दिया जाता था. तो टैक्स डिपार्टमेंट कहता था कि हम आपका एक डिपॉजिट रखेंगे ताकि आप लोन ट्रांजैक्शन को सेटल करो. लोन रीपे हो गया तो भी डिपॉजिट वापस मिल जाएगा, राइट ऑफ हो गया तो हम इसे डिविडेंड मान लेंगे. देखो इधर गौर से, देखो इधर गौर से बेटा. Whenever Dorian will repay the loan, notional tax of 32.5% paid by Top Limited will get refunded. बेटा जो नोशनल टैक्स पे हुआ था वो रिफंड हो जाएगा. बेटा जो नोशनल टैक्स 32.5% पे हुआ था वो रिफंड हो जाएगा. अब बेटा अब इससे क्या फर्क पड़ता है कि अगर वो 30 अप्रैल 22 को रीपे करे या 30 जून 22 को रीपे करे. अब ये मसला आ गया बेटा. इसको हमने सोचना शुरू किया. अब एक गौर से बात सुनिएगा बेटा. अब ये बात कम बच्चे पकड़ सके होंगे. बेटा टॉप लिमिटेड का ईयर एंड 30 अप्रैल है. टॉप लिमिटेड का ईयर एंड 30 अप्रैल है. अगर डोरियान 30 अप्रैल 22 को रीपे कर देगा ना, तो टॉप लिमिटेड अपने, एक मिनट देखें पहले मैं इसे हाईलाइट करूं. बेटा अगर डोरियान 30 अप्रैल 22 पर रीपे कर देगा तो टॉप लिमिटेड इसे अपने 21-22 के रिटर्न में डिक्लेयर करके रिफंड क्लेम करेगी. अच्छा बेटा कंपनी फिस्कल ईयर को फॉलो नहीं करती है, कंपनी अकाउंटिंग ईयर को फॉलो करती है. अगर डोरियान 30 अप्रैल 22 को रीपे कर देगा तो कंपनी अपनी 30 अप्रैल 22 के रिटर्न में इसका रिफंड क्लेम करेगी. लेकिन अगर डोरियान 30 जून 22 को रीपे करेगा तो ये बात चली जाएगी 30 अप्रैल 23 के ईयर एंड में. थोड़ा सा बेटा गौर से सुनिएगा, बात समझ आएगी. बेटा नोशनल टैक्स पेड was 7,500 का 32.5%. 2437. इफ डोरियान, अच्छा पहले मैं लिखूंगा टॉप लिमिटेड, पहले ईयर एंड हाईलाइट कर दो. टॉप लिमिटेड ईयर एंड इज 30 अप्रैल. इफ डोरियान विल रीपे लोन on 30th April 2022, then Top Limited will file refund of notional tax in tax year, in tax return of year ended 30th April 2022. However, if Dorian will repay loan on 30th June 2022, then refund will be filed in tax return of year ended 30th April 2023. बेटा आप तो रिटर्न में फाइलिंग करोगे ना, तो पूरी बात एक साल आगे चली जाएगी. This means that refund of notional tax will get delayed
by whole 1 year if Dorian repays loan on 30th June 2022 rather than on 30th April 2022. अच्छा, ये मेरा मानना है बेटा, हर बच्चा नहीं पकड़ सका होगा। इसके लिए थोड़ा सा बच्चे का, जिसे मैं बोलूंगा, रीडिंग बड़ी अच्छी होनी चाहिए कि वो ईयर एंड को पकड़ लेता तो काम कर जाता हो। अगर वो ईयर एंड को पकड़ लेता तो वो काम कर लेता। अगर वो ईयर एंड को पकड़ लेता तो वो काम कर जाता। ओके बेटा। अच्छा बेटा, आप सवाल में बोला था फॉर बोथ डोरियान एंड टोप लिमिटेड। बेटा फॉर डोरियान this loan has no tax implications as notional tax was paid by Top Limited and will be refunded to Top Limited. अच्छा, इधर एक और बड़ा अहम मसला था। As far as issue of interest free loan is concerned, loan benefit will not arise on Dorian as loan of 7,500 was less than loan benefit limit of 10,000 pounds. बेटा अगेन मैं बोलूंगा, पार्ट बी में कुछ ऐसी चीजें थी जो, मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि टेक्स्ट की नजर से मुश्किल थी, जिनकी रिमेम्बरेंस बहुत मुश्किल थी, बच्चा को याद नहीं आता, क्लिक नहीं होता बच्चे के दिमाग में। बेटा देखो, बेटा इसने यहां पर एक बात बोल दी कि नोशनल टैक्स वाज पेएबल ऑन दिस लोन बाय टोप लिमिटेड। बेटा इस लोन पर नोशनल टैक्स यानी डिपॉजिट तो गया है। बेटा जो डिपॉजिट गया है वो रिफंड हो जाएगा। बेटा जो डिपॉजिट गया है वो रिफंड हो जाएगा जब ये लोन रीपे होता है। अच्छा, अब टोप लिमिटेड का ईयर एंड 30th अप्रैल है। अगर डोरियान 30th अप्रैल 22 पर रिटर्न कर दे तो कंपनी नोशनल टैक्स का रिफंड 30th अप्रैल 22 पर अप्लाई करेगी। लेकिन अगर डोरियान जून में रीपे करेगा तो रिफंड एप्लीकेशन डिले हो जाएगी। बेटा डोरियान के लिए इस लोन की कोई टैक्स इम्प्लीकेशन नहीं है, क्योंकि नोशनल टैक्स पे भी टॉप ने किया था, रिफंड भी टॉप को हुआ था। बेटा इंटरेस्ट फ्री लोन, सर इंटरेस्ट फ्री लोन अब कहां से आ गया? बेटा पहले तो ये देख लो, बेटा लोन इंटरेस्ट फ्री है। बेटा इंटरेस्ट फ्री लोन पर लोन बेनिफिट लगता है। बेटा क्लोज कंपनी का सबसे पहला कॉन्सिक्वेंस है, और देखो ये मैंने यहां लिखा हुआ भी है, इफ लोन इज इंटरेस्ट फ्री देन लोन बेनिफिट विल आल्सो अराइज। बेटा अगर क्लोज कंपनी अपने शेयर होल्डर को कोई बेनिफिट दे तो उस पर इंप्लॉयमेंट इनकम का बेनिफिट लग जाता है, अगर वो शेयर होल्डर इंप्लॉय भी है। अच्छा, लोन बेनिफिट की कैलकुलेशंस आप लोग इंप्लॉयमेंट इनकम में पढ़ते हो, समरी नोट्स में फौरन चले जाओगे इंप्लॉयमेंट इनकम पर। बेटा ये आ गया लोन बेनिफिट। इफ लोन बैलेंस रिमेन्स देन लेस देन 10,000 पाउंड्स देन नो लोन बेनिफिट। याद आ रहा है बेटा? बेटा ये देखो, बेटा आपने क्या कहा कि बेटा डोरियान को इंटरेस्ट फ्री लोन दिया गया है, तो बेटा लोन बेनिफिट के बारे में सोचें। लेकिन बेटा लोन क्योंकि 10,000 पाउंड से कम है इसलिए बेनिफिट नहीं लगेगा। सर अब ये रूल्स हमें कैसे याद होंगे सर, मुझे तो डर लग रहा है। बेटा रूल्स प्रैक्टिस से याद होंगे, यकीन करो तुम रूल्स का रट्टा भी मारते जाओगे ना, बेटा आप रूल्स का रट्टा भी मारते जाओगे ना, याद नहीं होगा। बेटा प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करो। मैं आपको बता एक बात बोलूं,
अगर आप लोगों ने अच्छा स्कोर लेना ना, आप लोग सिर्फ मेरी एक एडवाइस पर अमल कर लो। दिन में 4-5 घंटे सिर्फ कोर्स को रिवाइज करो। दिन में 4-5 घंटे फ्रस्ट्रेट होकर रिवाइज नहीं करो कि मैंने रट्टा मारना है, सिर्फ रीडिंग करो। और शाम में आप मेरा ये पास्ट पेपर सेशन लेते रहो। बिलीव करो 10 दिन में आपको रूल्स याद होना शुरू हो जाएंगे। बेटा एडवांस टेक्स्ट ओवरनाइट प्रिपरेशन वाला पेपर ही नहीं। ओवरनाइट क्या होता है कि मैं एक रात उठाऊंगा और रट्टा मार लूंगा, ये वो नहीं है। इट टेक्स टाइम, इट टेक्स टाइम। बेटा मुझे आज पढ़ाते हुए 30 अटेम्प्ट हो गई हैं भाई, बल्कि मुझे लगता है 30 से भी ज्यादा अटेम्प्ट हो गई होंगी। यानी मैंने कहा था ना, जितनी तुम लोग की उम्र नहीं है उतनी अटेम्प्ट मैं पढ़ा चुका हूं इस पेपर की। लेकिन हम भी गलती कर जाते हैं बेटा। हम भी एटीएक्स के जब पास पेपर कर रहे होते हैं तो कभी कभार बात भूल जाते हैं। आप तो बेटा फिर पहली बार पेपर दे रहे हो, आप गलती हो सकती है। बस मैं आपको एक बात बोलूंगा, बेटा अपने आप को फ्रस्ट्रेट मत करो, रश में ना डालो अपने आप को। बेटा डेली रीडिंग करो, पास पेपर करो बस। सर मुझे डर लग रहा है मैं भूल जाता हूं, बेटा ये सबके साथ होता है। ये सब आप, आपके घर में कोई छोटा बच्चा हो ना बेटा, उसका दूसरी जमात का टेस्ट होता है ना, उसको भी डर लग रहा होता है कि मैं भूल जाऊंगा। बेटा फिर तो ये चार्टेड अकाउंटेंसी का आखिरी पेपर है। मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ ये आखिरी लेवल की बला है। डर लगना इज नॉर्मल, लेकिन अपने आप को फ्रस्ट्रेट ना करो। स्टिल यू हैव वेरी गुड 15 डेज लेफ्ट इन द एग्जाम। स्टिल यू हैव वेरी गुड 15 डेज लेफ्ट इन द एग्जाम। सिर्फ रीडिंग करो कोर्स की और पास्ट पेपर करो बस। सर क्या किट करें? बेटा मैं, करनी है करो, बिल्कुल करो। बीपीपी की किट भी करो, कैप्लिन की किट भी करो। मेरी एडवाइस है बेटा, किट है टॉपिकल बनी हुई। टॉपिकल पेपर से कभी भी पेपर की प्रैक्टिस नहीं हो सकती। मैं आपको ईयरली पेपर एंड में इसीलिए करा रहा हूं ताकि आपको कंप्लीट पेपर डील करना है। बेटा किट ने टॉपिकल प्रैक्टिस कराई है, वो तो मैं आपको ड्यूरिंग कोर्स करा चुका हूं। 200 घंटे के कोर्स में ड्यूरिंग कोर्स आपको किट ही तो करा दी है टॉपिकल प्रैक्टिस। जो पास्ट पेपर्स मैंने टॉपिकली कराए, तो किट में भी पास्ट पेपर ही होते हैं। बेटा अब जो एग्जाम का टाइम है ना, इसमें अटेम्प्ट वाइज पेपर करने, ताकि पूरा पूरा पेपर डील करना है। ओके बेटा, देखो मैं इसको एक बड़ी सिंपल एक मिसाल देकर बोलूं। बेटा मेरा वजन बहुत ज्यादा है, अगर मुझे वजन कम करना है तो क्या एक दिन में कम हो जाएगा? नहीं, कंसिस्टेंसी से कम होगा, रोज आधा घंटा भागना पड़ेगा। बेटा आप लोगों को याद भी कंसिस्टेंसी से होगा। रोज रीड 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 रीड। याद रखिएगा, स्मॉल इनपुट्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम गिव बिगर आउटपुट्स, बट दोज स्मॉल इनपुट्स विच आर कंसिस्टेंट। मेरी तरह एक्सरसाइज करोगे कि 6 महीने में एक बार 2 घंटे एक्सरसाइज करी, तो कभी भी फायदा नहीं होगा। बेटा आपकी पढ़ाई भी ऐसे ही है, रोज पढ़ना है, डेली फ्लो फ्लो फ्लो। तो मेरी एडवाइस आप लोगों के लिए लास्ट 15 डेज में ये है, डेली 5 आवर्स 6 आवर्स जितना आप टाइम दे सकते हो कोर्स की रीडिंग करो। और फिर डेली मेरा अटेम्प्ट वाइज पेपर का लेक्चर लाइव लेते हो लाइव लो, रिकॉर्डिंग सुनते हो रिकॉर्डिंग लो, वॉट एवर योर चॉइसेस, बोथ आर एक्सेप्टेबल। लाइव में आप क्वेरी चैट बॉक्स पर कर ले, तो रिकॉर्डिंग में व्हाट्सएप पर कर लेना। ओके बेटा, आइए जरा। तो बेटा हमने ये सेकंड रिक्वायरमेंट पर बात करी, एक्सप्लेन विद सपोर्टिंग कैलकुलेशन द टैक्स इंप्लीकेशंस इफ डोरियान रीपेज द लोन। ओके बेटा, आइए जरा, लेट्स मूव टू नेक्स्ट रिक्वायरमेंट बेटा। ओके, सो बेटा नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स पार्ट सी। बेटा आगे बढ़ते हैं बेटा। बेटा सेक्शन बी के जो सवालात होते हैं आमतौर पर वो पीसेस में बने हुए होते हैं, कि आप एक एक पीस पढ़ते जाओ और आप उस हिस्से की रिक्वायरमेंट को सॉल्व करते जाओ। आइए जरा, टोप लिमिटेड असिस्टेंस with Dorian's home to work travel cost. Tope Limited is considering two alternatives to assess Dorian with the cost of his daily travel from home to work
for tax year 2021-22. बेटा टॉप लिमिटेड डोरियान को कुछ असिस्टेंस देने का सोच रही है. Alternative 1. On 6th April 2021, Top Limited will make an interest-free loan of 4,800. अच्छा बेटा गौर से सुनिएगा. बेटा डोरियान को ऑलरेडी लोन दिया हुआ है. बेटा 7,500 का लोन डोरियान को ऑलरेडी मिला हुआ है. बेटा अब 4,800 का लोन और मिल जाएगा. तो बेटा 7,500 का लोन पहले ही मिला हुआ है. अगर 4,800 का लोन और मिल गया तो ये बन जाएंगे 12,300. बेटा लोन अमाउंट अगर एक बार 10,000 को क्रॉस कर जाए तो टोटल के ऊपर लोन बेनिफिट लग जाता है. बेटा लोन अमाउंट अगर 10,000 को क्रॉस कर जाए तो टोटल के ऊपर बेटा क्या लग जाता है? लोन बेनिफिट लग जाता है. सही है बेटा. आइए जरा देखें. On 6 April 2021, Top Limited will make an interest-free loan to Dorian of 4,800 equal to the cost of his annual travel season cost. Top Limited will write off this loan on 5th April 2022. अच्छा बेटा जब लोन राइट ऑफ हो जाएगा तो वो डिविडेंड इनकम बन जाएगा. Dorian will incur no additional travel cost under this alternative. फिर बेटा ऑल्टरनेटिव 2 गिवन है. सही. बेटा अभी हमने ऑल्टरनेटिव 1 पढ़ा है. बेटा रिक्वायरमेंट को रीड कर लेते हैं. एक्सप्लेन विथ सपोर्टिंग कैलकुलेशन विच ऑफ द टू ऑल्टरनेटिव्स फॉर प्रोवाइडिंग असिस्टेंस विद ट्रेवल कॉस्ट will produce lower overall cost for Dorian. बेटा हमने हर ऑल्टरनेटिव पर रखकर डोरियान के लिए टोटल कॉस्ट निकालनी है. बेटा हमने हर ऑल्टरनेटिव पर रखकर डोरियान के लिए टोटल कॉस्ट निकालनी है. बेटा थोड़ा सा बात को गौर से सुनिएगा. ऑल्टरनेटिव 1. बेटा ऑल्टरनेटिव 1 में क्या हो रहा है जरा गौर से देखिए. बेटा डोरियान को एक इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा 4,800 का और फिर वो लोन राइट ऑफ कर दिया जाएगा. अच्छा डोरियान इस केस में अपनी जेब से कोई ट्रेवल कॉस्ट इनकर नहीं करेगा. On 6 April 21, Top Limited will make an interest-free loan of 4,800 equal to the cost of his annual travel season ticket. Top Limited will write off this loan on 5th April 22. Dorian will incur no additional travel cost under this alternative. बेटा अब इस ऑल्टरनेटिव के अंदर डोरियान के लिए क्या कॉस्ट आएगी? बेटा if Top Limited will give loan to Dorian, then a notional tax of 32.5% will be payable by Top Limited to HMRC, as Top Limited is a closed company which is giving loan to its shareholder Dorian. लेकिन अब एक बात को समझो. बेटा ये डिपॉजिट डोरियान के लिए रेलेवेंट कॉस्ट ही नहीं है. However, it is not a relevant cost for Dorian. बेटा डोरियान के लिए रेलेवेंट कॉस्ट नहीं है. बेटा if Top Limited will give a loan to Dorian, then a notional tax of 32.5% will be payable by Top Limited to HMRC, as Top Limited is a closed company which is giving loan to its shareholder Dorian. However, it is not a relevant cost for Dorian. Dorian का कोई ताल्लुक नहीं है, ये Top Limited का मसला है. When Top Limited will write off this loan on 5th April 2022. On 5th April 2022, loan will become
डिविडेंड इनकम फॉर डोरियान। बेटा लोन डोरियान के लिए डिविडेंड इनकम बन जाएगा जब वो राइट ऑफ कर देंगे लोन, क्योंकि लोन दिया और राइट ऑफ कर दिया तो वो डिविडेंड इनकम बन गया। ऑन दिस डिविडेंड इनकम डोरियान हैज टू पे इनकम टैक्स। अच्छा बेटा लोन का अमाउंट कितना है 4800, लोन का अमाउंट है 4800। अच्छा बेटा डोरियान की जो सैलरी है वो 78,000 ऑलरेडी है, इसका मतलब हुआ डोरियान एक हायर रेट टैक्स पेयर है। इसका मतलब हुआ कि डोरियान एक हायर रेट टैक्स पेयर है। तो अब देखिए बेटा, बेटा इनकम टैक्स विल बी कितने का लोन है बेटा, 4800 का लोन है, 4800 का लोन है बेटा। तो देखें जरा गौर से, 4800 का लोन है, शुरू के 2000 पर बेटा डिविडेंड इनकम के शुरू के 2000 पर 0% टैक्स लगता है। बेटा डिविडेंड इनकम के शुरू के 2000 पर 0% टैक्स लगता है, और डोरियान हायर रेट टैक्स पेयर है क्योंकि उसके पास ऑलरेडी सैलरी आ रही है। तो ये बना 910। डोरियान इज हायर रेट टैक्स पेयर ड्यू टू एग्जिस्टिंग सैलरी ऑफ 78,000 पाउंड। ओके बेटा, बेटा 2000 पाउंड्स डिविडेंड इनकम, 2000 pounds, 0% band is used, will be used against tax, will be used while calculating tax। तो बेटा हमने ये 2000 पाउंड का डिविडेंड इनकम का 0% बैंड यूज किया है। बेटा पेशेंस के साथ सुनते जाइए, मैं रिपीट करूंगा, एवरीथिंग विल गेट क्लियर। नाउ एज लोन गिवन टू डोरियान is interest free loan, therefore loan benefit will arise। बेटा इंटरेस्ट फ्री लोन है, बेटा पेशेंस के साथ सुनिएगा, देखें बेटा इंटरेस्ट फ्री लोन है, बेटा इंटरेस्ट फ्री लोन है तो लोन बेनिफिट भी अराइज होगा, लोन बेनिफिट विल अराइज। बेटा डोरियान्स एग्जिस्टिंग लोन फ्रॉम टॉप लिमिटेड वॉज 7500, बेटा जो आपने प्रीवियस पार्ट में देखा वॉज 7500। This additional loan of 4800 will make loan benefit chargeable on total loan balance, as now loan balance will exceed 10,000 pounds। बेटा गौर से सुनिएगा, मैं रिपीट करूंगा, आप पेशेंस से मेरी बात सुनोगे आपको बात समझ आएगी, आप जल्दी करोगे तंग हो जाओगे। बेटा लोन इंटरेस्ट फ्री है, Dorian's existing loan from Top Limited was 7,500. This additional loan of 4,800 will make loan benefit chargeable on total loan balance, as now loan balance will exceed 10,000 pounds। बेटा देखो 7,500 पर जो लोन बेनिफिट निकलता था वो माफ था, लेकिन अब टोटल पर लोन बेनिफिट आ जाएगा। बेटा टोटल लोन बेनिफिट which will arise due to this additional loan will be, बेटा 7,500 वाला लोन भी अब चार्जेबल हो गया और 4,800 वाला लोन भी अब चार्जेबल हो गया। बेटा टोटल लोन चार्जेबल हो गया ना, जो पहले माफ होता था वो भी चार्ज हो जाएगा। अच्छा
बेटा ऑफिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट 2.25% है, अगर आप लोगों को याद हो। बेटा टैक्स रेट शीट में गिवन है, बेटा टैक्स रेट शीट में ऑफिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होता है 2.25%। इंटरेस्ट फ्री लोन 4800, पुराना लोन 7500, वो भी चार्ज हो गया। बेटा कितने का लोन बेनिफिट आ गया? 7500 प्लस 4500, 2.25%। जी बेटा, तो बेटा आपके पास जो लोन बेनिफिट आ गया बेटा, वो अराइज हो गया 277 का। बेटा आपके पास जो लोन बेनिफिट अराइज हो गया बेटा, वो 277 का अराइज हो गया। बेटा ऑन दिस लोन बेनिफिट इनकम टैक्स विल बी पेएबल अंडर एम्प्लॉयमेंट इनकम हेड as Dorian is an employee of टोप लिमिटेड। बेटा आप लोगों को याद होगा कि अगर बेनिफिट प्रोवाइड किया जा रहा है क्लोज कंपनी के शेयर होल्डर को, जो कंपनी का एम्प्लॉय भी है, तो बेनिफिट एम्प्लॉयमेंट इनकम में चार्ज होता है। इनकम टैक्स विल बी 277 का 40%। बेटा मैं रिपीट करूंगा एक एक चीज को, अगर आप कॉन्सेंट्रेट करोगे। टोटल कॉस्ट फॉर डोरियान in this case will be 910 plus 111, 1021। बेटा मैं रिपीट करूंगा चीजों को, आप लोग गौर से सुनिएगा। बेटा अगर टोप लिमिटेड डोरियान को लोन दे रही है तो बेटा डिपॉजिट लगेगा, लेकिन वो टोप लिमिटेड पर लगेगा, डोरियान का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। बेटा जब टोप लिमिटेड लोन राइट ऑफ करेगी तो डोरियान के लिए वो डिविडेंड इनकम बन जाएगा। बेटा क्योंकि लोन इंटरेस्ट फ्री है तो लोन बेनिफिट अराइज होगा। डोरियान्स एग्जिस्टिंग लोन फ्रॉम टोप लिमिटेड वाज 7500। This additional loan of 4800 will make loan benefit chargeable on total loan balance as loan balance now exceed 10,000। बेटा देखो पहले जो 7500 माफ होते थे अब वो भी चार्ज हो गए। बेटा पहले जो 7500 माफ थे अब वो भी चार्ज हो गए। बेटा इस लोन की वजह से वो 7500 भी चार्ज हो गए, तो आपके ऊपर लोन बेनिफिट आ गया, उस पर आपने इनकम टैक्स लगा दिया। ओके बेटा। सर अगर हम ये वाली दो लाइनें ना लिखते, अगर हम ये वाली दो लाइनें ना लिखते तो कोई मसला था? बेटा कोई मसला नहीं था, क्योंकि हमें सिर्फ डोरियान के लिए कॉस्ट एक्सप्लेन करनी थी। हमें सिर्फ किसके लिए कॉस्ट एक्सप्लेन करनी थी? डोरियान के लिए, टोप लिमिटेड के लिए एक्सप्लेन नहीं करनी थी। हमें सिर्फ डोरियान के लिए कॉस्ट एक्सप्लेन करनी थी। तो ये दो लाइनें अगर आपने लिख दी सही है, नहीं लिखी तो भी सही है। ओके बेटा, इज इट क्लियर? आइए जरा बेटा अब हम ऑल्टरनेटिव 2 पढ़ते हैं। बेटा अब हम ऑल्टरनेटिव 2 पढ़ते हैं, पढ़िए। टोप लिमिटेड विल पे डोरियान अ माइलेज अलाउंस for driving his own car to work amounting to 3600 pounds for the year। बेटा वो घर से काम तक आ रहा है, बेटा ये घर से काम तक आ रहा है। टोप लिमिटेड, बेटा पहले स्टेप बाय स्टेप पढ़े ना बेटा। टोप लिमिटेड विल पे डोरियान अ माइलेज अलाउंस फॉर ड्राइविंग हिज ओन कार टू वर्क amounting to 3600 pounds for the year 5th April 2022। Tope Limited will pay an unconnected company an annual fees of 1200 pounds
for car parking space for Dorian near the company's office. Dorian has estimated that current annual cost of driving from home to work is 5220 pounds. बेटा एक बात मैं आपको याद दिला दूं, घर से काम तक आना और काम से वापस घर जाना, ये ऑफिशियल ट्रेवलिंग नहीं होती बेटा, ये ऑफिशियल ट्रेवलिंग नहीं होती है बेटा, ये ऑफिशियल ट्रेवलिंग नहीं होती है, तो इस पर कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। ऑल्टरनेटिव 2 सुनिएगा गौर से, इन दिस केस टॉप लिमिटेड, in this case amount paid by Top Limited to Dorian of how much? Of 3600 pounds. कितने पैसे दे रही है? 3600 pounds. In this case amount paid by Top Limited to Dorian will be a chargeable employment benefit, will be a chargeable employment benefit as Dorian is employee of company. ओके बेटा, क्योंकि डोरियान कंपनी का क्या है बेटा? एम्प्लॉई है बेटा, क्योंकि डोरियान कंपनी का क्या है बेटा? एम्प्लॉई है, लिहाजा बेटा ये चार्जेबल बेनिफिट बनेगा। बेटा दिस ट्रेवलिंग इज नॉट एन ऑफिशियल ट्रेवलिंग as it is from home to work. बेटा ये घर से काम तक आने की ट्रेवलिंग है बेटा, ये ऑफिशियल ट्रेवलिंग नहीं है, ये ऑफिशियल ट्रेवलिंग नहीं है, as it is from home to work. No relief will be given on it. बेटा घर से काम ऑफिशियल ट्रेवलिंग नहीं होता बेटा, सिंपल उसूल है बेटा। इनकम टैक्स एंड क्लास 1 employee NIC will be payable by Dorian on this cash benefit. बेटा इनकम टैक्स एंड क्लास 1 employee NIC considering existing salary उसकी कितनी है? 78,000 will be बेटा 3600 पर 40% का इनकम टैक्स लगेगा और 2% का NIC लगेगा। बेटा इनकम टैक्स में हायर रेट टैक्स पेयर है और NIC में बेटा 50,000 के बाद 2% रेट लगता है, ये आ गया 1512। बेटा पेशेंस के साथ सुनिएगा बेटा, टॉप लिमिटेड आपको 3600 पाउंड दे रही है ट्रेवलिंग के, बेटा टॉप लिमिटेड आपको ट्रेवलिंग के लिए 3600 पाउंड्स दे रही है बेटा, ये ऑफिशियल ट्रेवलिंग नहीं है, मैं पहले बोल दूं, ये ऑफिशियल ट्रेवलिंग नहीं है बेटा, ये ऑफिशियल ट्रेवलिंग नहीं है बेटा। घर से काम पर आना बेटा, घर से काम पर आना इज नॉट एन ऑफिशियल ट्रेवलिंग, घर से काम पर आना इज नॉट एन ऑफिशियल ट्रेवलिंग बेटा, इस पर इनकम टैक्स लगेगा और क्लास 1 एम्प्लॉई NIC भी लगेगा बेटा। एग्जिस्टिंग सैलरी 78,000 है तो इनकम टैक्स हायर रेट और NIC 2% होता है 50,000 के बाद बेटा। एज फार एज पार्किंग बेनिफिट इज कंसर्न्ड बेटा, ये आप लोग एम्प्लॉयमेंट इनकम में पढ़ चुके हो। As far as parking benefit is concerned, it is an exempt benefit. It is an exempt benefit. Therefore, no income tax and NIC on it. बेटा पार्किंग पर कोई इनकम टैक्स और NIC नहीं होता। अच्छा बेटा डोरियान का कुल खर्चा कितना हो रहा है? डोरियान has estimated that his current annual cost of driving from home to work is 5220, including 1320 of parking. अच्छा बेटा पार्किंग के तो पूरे पैसे कंपनी भर देगी
बेटा कंपनी पार्किंग के तो पूरे पैसे भर देगी, बेटा कंपनी पार्किंग के तो पैसे भर देगी। तो सर कंपनी तो 1200 पे कर रही है, बेटा कंपनी को सस्ती मिल रही है पार्किंग, तो इसके पार्किंग के पैसे तो रिकवर हो जाएंगे। तो बेटा 5220 में से पार्किंग के पैसे हटा लो, तो बाकी इसकी जेब से 3900 खर्च हो रहे थे, जिसमें से कंपनी उसे कितने दे रही है, 3600। देखें इधर जरा गौर से बेटा, इन ऑल्टरनेटिव टू डोरियान्स personal additional cost on traveling from home to work will be, बेटा 5220 उसके खर्च हो रहे थे, बेटा 1320 पार्किंग के थे जो कंपनी प्रोवाइड कर देगी, और 3600 कंपनी उसे कैश दे देगी। तो उसके सिर्फ कितने पैसे खर्च होंगे, 300 खर्च होंगे, 300 एडिशनल खर्च होंगे। बेटा पार्किंग विल नाउ बी प्रोवाइडेड बाय कंपनी, therefore it is removed from Dorian cost। बेटा टोटल कॉस्ट इन ऑल्टरनेटिव 2 इज 1512 का टैक्स और 300 खुद के ट्रेवलिंग के, तो ये बनते हैं 1812। सर रिपीट कर दीजिए प्लीज। बिल्कुल करूंगा बेटा, रिपीट तो मैं हमेशा करता हूं, गौर से सुनिएगा बेटा। तो बेटा देखें, ऑल्टरनेटिव 1 क्या था कि डोरियान को लोन दिया जाएगा, डोरियान को 4800 का लोन दिया जाएगा। बेटा जब लोन दिया जाएगा तो उस पर डिपॉजिट अराइज होगा, बेटा डिपॉजिट डोरियान ने नहीं भरना, टॉप लिमिटेड ने भरना है, तो उसे थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दे। डिपॉजिट डोरियान ने नहीं भरना, टॉप लिमिटेड ने भरना है, इग्नोर कर दे। हाँ जब वो लोन राइट ऑफ होगा तो सर डिपॉजिट वापस हो जाएगा। बेटा डिपॉजिट टॉप लिमिटेड का मसला है, डोरियान का मसला नहीं है। लोन राइट ऑफ होगा तो ये लोन डोरियान के लिए डिविडेंड बन जाएगा। बेटा जब लोन राइट ऑफ होगा तो ये लोन डोरियान के लिए डिविडेंड बन जाएगा। बेटा डोरियान हायर रेट टैक्स पेयर है, 2000 डिविडेंड के 0% पर टैक्स आते हैं, तो 910 का डिविडेंड पर इनकम टैक्स जाएगा। सही। बेटा लोन इंटरेस्ट फ्री है, बेटा लोन इंटरेस्ट फ्री है तो लोन बेनिफिट आएगा। तो सर लोन तो 10,000 से कम है, 4800 का लोन है। नहीं बेटा, डोरियान के पास ऑलरेडी 7500 का लोन था, 7500 ऑलरेडी थे, ये 4800 आए तो लोन बैलेंस 10,000 को क्रॉस कर गया। तो इस लोन की वजह से वो लोन भी चार्जेबल हो जाएगा। इस 4800 के लोन की वजह से अब वो 7500 भी चार्जेबल हो जाएंगे, क्योंकि अब टोटल पर टैक्स आ जाएगा। अब टोटल के ऊपर टैक्स आ जाएगा। बेटा अब जो टैक्स है वो टोटल के ऊपर आ जाएगा। तो बेटा टोटल लोन के ऊपर 2.25%, विच इज द ऑफिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट, टैक्स रेट शीट में गिवन होता है बेटा, वहां से उठाएंगे 277, उस पर इनकम टैक्स लग जाएगा 40%। सर इस पर एनआईसी नहीं लगेगा बेटा, लोन बेनिफिट पर क्लास 1A एनआईसी लगता है जो एम्प्लॉयर भरता है, हमने नहीं भरना, वो भी टॉप लिमिटेड का मसला है, तो डोरियान के लिए वो इग्नोर हुआ है। टोटल कॉस्ट फॉर डोरियान विल बी 1021 पाउंड्स। ऑल्टरनेटिव 2, बेटा इसमें टॉप लिमिटेड आपको 3600 पे करेगी, जो सिंपली चार्जेबल बेनिफिट होगा, जिस पर इनकम टैक्स और एनआईसी लग जाएगा। पार्किंग इज एन एग्जेम्प्ट बेनिफिट। बेटा आप अभी 5220 खर्च कर रहे थे इंक्लूडिंग पार्किंग, बेटा पार्किंग आपको कंपनी प्रोवाइड कर रही है, सर कंपनी को तो 1200 की पड़ रही है।
बेटा कंपनी को जितने की भी पड़ रही है, इससे आपका क्या मसला है? आपको पार्किंग मिलेगी तो आप अपने 5220 में से 1320 हटा लो। बाकी कंपनी आपको 3600 कैश दे रही है, तो बेटा आपके कितने पैसे खर्च हुए? 300 खर्च हुए। 1512 का टैक्स जा रहा है, 1512 का टैक्स जा रहा है, और 300 पाउंड आपकी कॉस्ट जा रही है जेब से। सर एम्प्लॉयर एनआईसी क्यों नहीं निकाल रहे? बेटा देखो, बड़े आसान अंग्रेजी में लिखा हुआ है, लोअर कॉस्ट फॉर डोरियान। बड़े आसान अल्फाज में लिखा हुआ है, लोअर कॉस्ट फॉर डोरियान। सिंपल। तो एम्प्लॉयर एनआईसी इसमें कंसिडर नहीं होंगे, टोप लिमिटेड का डिपॉजिट कंसिडर नहीं होगा। लोअर कॉस्ट फॉर डोरियान। इज इट क्लियर? डन है? आइए जरा, बेटा कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लीजिए बेटा। सर ऑल्टरनेटिव टू, बेटा ये कंपैरिजन पूछ रहे हैं बेटा। बेटा देखिए, ऑल्टरनेटिव टू में 3600 पाउंड मिले, उस पर इनकम टैक्स और एनआईसी लग गया। पार्किंग एग्जाम बेनिफिट है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब आइए जरा देखते हैं बेटा, डोरियान के कितने पैसे खर्च हुए। बेटा डोरियान करंटली कितना खर्चा कर रहा है? दैट इज करंट एनुअल कॉस्ट ऑफ ड्राइविंग फ्रॉम होम टू वर्क इज 5220, इंक्लूडिंग 1320 ऑफ पार्किंग। बेटा आप पार्किंग कंपनी प्रोवाइड करेगी, तो 5220 में से 1320 अब आपके खर्च नहीं होंगे। 3600 पाउंड कंपनी आपको कैश दे रही है, कंपनी आपको माइलेज का अलाउंस दे रही है, तो बेटा आपकी जेब से अब सिर्फ कितने खर्च होंगे? 300 पाउंड खर्च होंगे। बेटा 152 का हमने इनकम टैक्स और एनआईसी भरा, और 300 पाउंड हमने और खर्च कर दिए, तो टोटल हमने 1812 पाउंड खर्च कर दिए। क्लियर है बेटा? आइए जरा बेटा, लास्ट पार्ट है बेटा, स्टेट विद रीजंस ड्यू डेट for filing corporation tax return for the year ended 30th April 2019 and the implication for TOP Limited in respect of filing it late. बेटा रिटर्न फाइल करने की डेट बता दीजिए। बेटा रिटर्न फाइल करने की क्या बता दीजिए? डेट बता दीजिए, और ये बता दीजिए कि लेट फाइल करने से क्या होगा। बेटा पढ़ लेते हैं, इधर आइए जरा। टोप लिमिटेड लेट फाइलिंग ऑफ कॉर्पोरेशन टैक्स रिटर्न। Tope Limited filed its corporation tax return for the year ended 30th April 19 on 29 August 19. HMRC issued a notice requiring the filing of this return on 8 June 2019. Tope Limited had filed its returns for the year ended 18 on July 19. All previous returns had been filed on time. सर कंपनी को अपना टैक्स रिटर्न कब फाइल करना होता है? बेटा आ जाओ जरा, देखो बेटा, एक होती है टैक्स की पेमेंट और एक होती है रिटर्न फाइलिंग। बेटा ये आ जाओ समरी नोट्स में, ये देखो बेटा, कंपनी को रिटर्न फाइल करना होता है कब तक? देखो इधर बेटा, टैक्स 9 मंथ्स में पे होता है। पेमेंट और रिटर्न अलग चीज है। रिटर्न का माने फाइनल कैलकुलेशन। बेटा ये देख लें, बेटा कंपनी को रिटर्न कब फाइल करना होता है? बेटा बेटा ये एडमिनिस्ट्रेशन आ गई, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन आ गई। बेटा कंपनी की टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाइए बेटा। बेटा कंपनी रिटर्न फाइल करती है 12 मंथ्स बाद। ये देखो, रिटर्न नीड्स टू बी फाइल्ड विद इन 12 मंथ्स ऑफ द ईयर एंड। बेटा ये देखो, कंपनीज की बात हो रही है। बेटा कंपनी को रिटर्न कितने अरसे में फाइल करना होता है? 12 मंथ्स में। ये उठाया, ये देखो बेटा,
कॉपी नहीं होगा बेटा। कंपनी हैज टू फाइल रिटर्न, हैज टू फाइल रिटर्न within 12 months of its accounting year end. In case of year end date 30th April 2019, return has to be filed maximum by 30th April 2020. बेटा 12 महीने का वक्त है। बेटा कितने महीने का वक्त है? 12 महीने का वक्त है। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। बेटा 12 महीने का वक्त है। क्या फाइल करने के लिए? रिटर्न फाइल करने के लिए। ये आ गया बेटा। एंड द इम्प्लीकेशन फॉर टोप लिमिटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइलिंग इट लेट। बेटा टोप लिमिटेड फाइल्ड इट्स रिटर्न ऑन, टोप लिमिटेड ने कब फाइल किया? ऑन 29 अगस्त 2020। filed its return on 29 August 2020 rather than on 30th April 2020. It was late by how much? बेटा अप्रैल 20 पर फाइल करना था, आपने अगस्त में जाकर फाइल किया। मई, जून, जुलाई और अगस्त के महीने में फाइल किया। 3 महीने से ज्यादा लेट हो चुके थे। इट वॉज लेट बाय मोर देन 3 months। सर क्या पेनल्टी लगेगी? बेटा ये देखो इधर समरी नोट्स में गए, बेटा समरी नोट्स में गए, देखो बेटा ये आ गई पेनल्टीज। बेटा ये आ गई पेनल्टीज। बेटा ये आ गई पेनल्टीज। देखो बेटा इधर, बेटा ये देखो, इफ रिटर्न इज फाइल्ड लेट, if return is filed late then following penalties apply। बेटा शुरू के 3 महीने में कितनी पेनल्टी है? बेटा 100 पाउंड्स की पेनल्टी है। बेटा शुरू के 3 महीने में कितनी पेनल्टी है? 100 पाउंड्स की पेनल्टी होती है। 3 महीने से 18 मंथ्स तक कितनी पेनल्टी है? बेटा 200 पाउंड की पेनल्टी है। बेटा देखें इधर, बेटा टोप लिमिटेड फाइल्ड इट्स रिटर्न ऑन 29 अगस्त 19 rather than on 30th April 2020. It was late by more than 3 months. Penalty will be 200 pounds. Penalty will be 200 pounds as it lies within range of more than 3 months but less than 18 months। देखो इधर देख लो बेटा, बेटा 3 महीने से 18 महीने वालों की पेनल्टी कितनी है? 200 पाउंड है। 3 मंथ से 18 मंथ्स वालों की पेनल्टी कितनी है? बेटा 200 पाउंड है। तो बेटा टोप लिमिटेड फाइल्ड इट्स रिटर्न ऑन 29 अगस्त rather than on 30th April. It was late by more than 3 months. It was late by more than 3 months. तो बेटा more than 3 months 200 पाउंड की रेंज है। 3 से ज्यादा है लेकिन 18 से कम है। बेटा ये तो 3 मंथ्स और 29 डेज बनते हैं ना बेटा। बेटा इसको फाइल करना था 30th अप्रैल को, इसने फाइल किया 29 अगस्त को। तो बेटा ये तकरीबन 3 मंथ्स और 29 डेज लेट है। तो बेटा 3 मंथ्स से 18 मंथ्स वालों के लिए 200 पाउंड की पेनल्टी लगती है। बेटा कॉर्पोरेशन टैक्स, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है, मैं हमेशा बच्चों को कहता हूं कि आप खुद से रीड करो, ऑब्वियस बातें हैं, आप रीड करो आपको समझ आ जाएगा। सही है बेटा। लेकिन स्टिल बेटा इस पर भी मैं एक डिस्कशन लेक्चर एलएमएस पर अपलोड कर दूंगा, तो मैं आपको अपने साथ रिव्यू भी करा दूंगा। वरना बेटा ये बिल्कुल देख कर पता चल जाता है कि भाई रिटर्न का फाइल करना है, पेनल्टी किसकी कितनी है, फिक्स चीजें हैं ये तो बेटा इफ यू लुक एट दिस क्वेश्चन, अगर आप इस सवाल को देखते हो,
आई थिंक बेटा इवैल्यूएशन ऑफ क्लोज कंपनी में बच्चा थोड़ी बहुत गलती कर सकता था, सही है, कि वो उसके फादर को इंक्लूड करने में गलती कर जाता। पार्ट बी के अंदर बेटा मैं बोलूंगा कि टेक्स्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी कि बच्चा रूल्स पर कितना अलर्ट है, वो सवाल कितना गौर से पढ़ रहा है। बेटा पार्ट सी वाज अ सिंपल पार्ट, बेटा बेसिक कंपैरिजन था, छोटे छोटे मसाइल थे। और पार्ट डी तो बेटा सिंपल बेटा रटाफिकेशन वाला था कि भाई रिटर्न कब फाइल करना है और देर होने पर कितनी पेनल्टी लगानी है। ओके बेटा, तो बेटा ये हमारा पहला पेपर बेटा कंप्लीट हो गया। बेटा ये हमारा पहला पेपर कंप्लीट हो गया। बेटा ये हमने अपना पहला पेपर कंप्लीट किया। बेटा आई होप कि इस पेपर को करने में आपको इस बात का अंदाजा हुआ होगा कि हाउ यू हैव टू यूज द टूल्स, आप टूल्स को किस तरह यूज करोगे, सही। बेटा हमने हर क्वेश्चन को वर्ड प्रोसेसर पर ही सॉल्व किया है, क्योंकि मैं पर्सनली वर्ड प्रोसेसर पर ज्यादा कंफर्टेबल हूं। मैं पर्सनली प्रेफर ये करता हूं कि यार मुझे स्क्रीनें कम चेंज करनी पड़े। अब मैं जाऊं यही वर्किंग जो मैंने यहां बनाई है बेटा, वो मैं स्प्रेडशीट में भी बना सकता हूं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि स्प्रेडशीट पर मुझे टेबल नहीं बनाना होगा, टेबल पहले से बना हुआ है। लेकिन मेरा मानना है बेटा स्क्रीन बार बार चेंज करना इज अ हेक्टिक। बेटा क्वेश्चन 2 हमने किया फ्रिया। बेटा इस क्वेश्चन पेपर में 1-2 क्वेश्चन बहुत आसान था। फिर बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 3 जो इसके अंदर है डोरियान, वो तो हमने अभी किया। और हमने एक सवाल किया एमिलिया। थोड़ा सा एमिलिया का लॉस्ट वाला पार्ट दिमाग चलाने वाला पार्ट था आई वुड से, बट बेटा थोड़ा बहुत तो पेपर डिफिकल्ट होता है। ओके बेटा, ये आपके पास समरी आ गई, आप एंड एग्जाम करोगे खत्म बेटा, आपका पेपर सबमिट हो जाएगा, सही। बेटा ये हमने फर्स्ट पेपर कर लिया दिसंबर 2020। बेटा हम इस तरह पेपर्स करते रहेंगे टिल द एग्जाम। आप लोग बेटा साथ साथ अपना रिवीजन करते जाए और बेटा ये मेरे साथ पेपर्स देखते जाए। इंशाल्लाह बेटा आपके लिए चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। ओके बेटा, बेटा नेक्स्ट क्लास से बेटा फिर हम लोग अपना नया पेपर शुरू करेंगे। जाहिर है बेटा बात शुरू करने का कोई वो नहीं है, क्योंकि अब शुरू करेंगे तो आधा पौन घंटा तो पहला सवाल पढ़ने में लग जाएगा। तो इंशाल्लाह बेटा फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास हम लोग अपना नया पेपर शुरू करेंगे। ओके बेटा, चलो, खुदा हाफिज।